तो चलो पहले नीतीश की बात कर लेते हैं। नीतीश, अ, आपकी कॉपीज 6 टेस्ट दे चुके हो ना बेटा आप? 6 6 डेज के, और सारी चेक्ड है ना? हेलो? 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 एम आई ऑडिबल? हेलो? 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 Yes, sir. You are audible. हाँ, नीतीश नहीं बोल रहा है लेकिन। हेलो? हेलो? नीतीश, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो नीतीश, आवाज आ रही है बेटा? हेलो? हाँ सर, आ रही है, आप बताओ सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं वही पहले मैं तुम्हारी ही बात कर रहा क्योंकि तुमने 6 दिन के टेस्ट दे दिए है ना? हाँ सर, वो मैं थोड़ा अभी ट्रैवल कर रहा था तो बाहर से ठीक आवाज है आई थी, ठीक है। ऑन नहीं करा था मैंने। ठीक है, हाँ चेक हो गई है अब बता तुम्हारी। दो। तो उसमें जो मैंने मेजर चीज करी है, एक तुम्हें लिखा भी होगा, एक तो हैंड राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव करना, ठीक है? हाँ सर। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना। अच्छा, एक और चीज जो है, जैसे जब आप आंसर लिखते हो, तो जैसे ये बात तो मैंने पहले ही बताई होगी आप लोगों को, फर्स्ट पेज में ही डायग्राम बनाया करो जो भी हम्म। क्वेश्चन हो। एक चीज और भी करने की कोशिश करो कि ये बॉक्स में डाल दिया करो अगर पॉसिबल हो पाए तो। अगर पॉसिबल हो पाता है तो बॉक्स में डाल दिया करो डायग्राम को। इधर इस साइड बनाओ या आप इधर बनाओ, जिधर भी बनाओ बॉक्स में डाल दिया करो। और बाकी स्टार्टिंग में तुम्हारे इंट्रो और कंक्लूजन्स इंटरेस्टिंग थे, लेकिन बाद में आपके इंट्रो और कंक्लूजन आने लग गए थे। तो ठीक है, मैं यही कहूंगा कि अब जो आपने 6 दिन लिखे हैं ना, उन आंसर्स को एक बार दोबारा से रीड करना, और उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना, देखना कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, 15 नंबर का हो या 20 नंबर का, ये जब दो 15 और 20 नंबर के आए, पर्टिकुलरली 20 नंबर का हो, तो एम्पेरिकल जरूर डालना। कुछ एम्पेरिकल कुछ भी मिलता जुलता हो। मैंने भी बहुत जगहों पे आपको बता रखा होगा, फिलिप्स कर्व का हो, लिविस मॉडल का हो, हेरेड डोमर का हो। खैर अभी तो माइक्रो मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो का जैसे आपको वो फर्स्ट सेकंड फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें एलपीजी लैंड रिफॉर्म्स का एम्पेरिकल हो, या आपका मैक्रो में जो है फिलिप्स कर्व का कुछ क्वेश्चन हो। और इसी तरीके से आपका और भी मैक्रो में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप कुछ एम्पेरिकल लिख सकते होगे। तो जहां पर भी 20 नंबर का हो ना, अगर आपके पास कुछ एम्पेरिकल चीज आ रही है तो उसे जरूर लिखो, ठीक है? एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। 15 नंबर के में सोच सकते हो, लेकिन 20 के में तो जरूर लिखो अगर क्वेश्चन है इस तरीके का कि कुछ भी पेपर टू के, क्योंकि तुम लोग पेपर टू के लेक्चर भी अब सारे कर चुके हो। तो अगर देखा जाए तो मैक्रो के क्वेश्चंस को तुम रिलेट कर पाओगे, वो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का फोल्डर तुम लोगों ने करा होगा जिसमें 7 लेक्चर्स हैं। तो वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जैसे इस फिलिप्स करो, डेड और अलाइव इन इंडिया, वो सब मैंने कराया हुआ है। तो तो कोशिश करना कि 20 मार्कर में एक एम्पेरिकल डालो। तो एम्पेरिकल डालने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा एम्पेरिकल चीज डालो, बस एक छोटा सा बॉक्स बना दो उस एम्पेरिकल का, और लास्ट में बनाओ, और कंक्लूजन से जस्ट पहले बना दो, और या कंक्लूजन के बाद भी लिख सकते हो। और हेडिंग जरूर दो एम्पेरिकल, क्योंकि ये जो चीज है ये अभी तक और किसी स्टूडेंट्स ने की नहीं है। पहले की कॉपीज भी जब मैं देखता हूँ बाकी इंस्टीट्यूट्स के टॉपर्स की कॉपीज भी जब मैंने देखी है, तो किसी ने ये चीज इंक्लूड नहीं की है, तो ये आपको एक्स्ट्रा एज दे देगी। तो ये चीज करने की कोशिश करना जरूर, पर्टिकुलरली 20 मार्कर में अपना दिमाग लगाना। अगर मुझे लगेगा कि वो सही नहीं सेट हो रही है, फुल लेंथ पेपर में ट्राई करना। अगर मुझे लगेगा कि वो सही नहीं सेट हो रही है तो मैं उसे काट दूंगा या तो, और उसके बदले कुछ जो सेट हो रहा होगा वो लिख दूंगा, ठीक है बेटा? तो ये करने की जरूर करना।
दूसरा हैंड राइटिंग मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो तुम इन्फ्लेशन का सिंबल बना रहे थे, ये ऐसे कुछ कर देते हो, ये कुछ ऐसे कर, क्लियर इन्फ्लेशन का सिंबल बनाओ, ठीक है। और स्टेट करा करो कि व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, ये इन्फ्लेशन है। जैसे कई जगह पे आप ये मार्किंग नहीं करते हो, आपने जैसे आंसर लिखा है ये कर दिया, और एग्जामिनर को खुद ही एज्यूम करने दिया कि ये इन्फ्लेशन है या नहीं है। आप जब कोई भी ऐसी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो आप उसको लेबल करो, बताओ कि हाँ ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन लास्ट ईयर है। ये चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मैटर करेंगी। तो कई तो हाँ यही है, बस तुम्हारे केस में मैं बोलूंगा यही है। अब आप एक काम करना, एकदम से लिखने मत जाना पेपर टू, वो फुल लेंथ, जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें कॉपीज भेजता हूँ कुछ, ठीक है, एक दो कॉपी जो इस बार के मेंस वाले स्टूडेंट्स लिख रहे थे और जिनके आंसर्स अच्छे लगे मुझे, उनकी पेपर फुल लेंथ की मैं कॉपी भेजूं। उस कॉपी को बैठना, देखना, और उस पे एक दिन डेढ़ दिन का समय बिताओ, ठीक है। एक दिन दो दिन उसको पढ़ो, देखो और रिवाइज करो और फिर फुल लेंथ लिखो, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो आंसर कॉपीज भेजता हूँ, उनको देख कर उनको लिखना है। तुम्हारे माइंड में एक चीज चल रही होगी, क्या चल रही होगी? सर सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी आंसर की कॉपी भेजने, उसी टेस्ट की कॉपी भेजने वाला हूँ जो तुम लिखोगे। कि उसमें सर मॉक वाली बात नहीं रही बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं है मॉक वाली बात करने के लिए, और इम्प्रोवाइज करने के लिए। वो चार फुल लेंथ भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर कर लेना। अभी और बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट वाले टेस्ट हैं। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, हमने ये नहीं देखना है कि तुमने मेमोरी बेस में इतना रट्टा मार के क्या प्रेजेंट कर दिया। हमने ये देखना है कि आप अपने आंसर के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते जाओ। तो और तुम इससे अपने आप लिखने से पहले देखो कि किसने कितना बेहतर लिख रखा है, उसमें तुम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो इसलिए आप एक बार उस कॉपी को देखना, उसको यूज करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसे लिखना। जो तुम्हारा सरप्राइज एलिमेंट है उसके लिए भी टेस्ट है, वो आप बाद में चार फुल लेंथ लिखोगे, और भी मैं तुम्हें बाद में कोई टेस्ट दे दिया करूंगा लिखने के लिए। बट रिमेंबर अभी इम्प्रूवमेंट का टाइम है, तो अभी हमारे को इम्प्रूव करना है। दूसरा ये, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बार बार इसी आंसर को लिखने से क्या फायदा हो रहा है। हो रहा है, उस आंसर का स्ट्रक्चर बहुत बेटर हो रहा है। एक पहली बार में एक दो चपाती बनाओगे तो कम अच्छी बनेगी, जो 15 साल से बना रहा है वो हमेशा गोल बना देगा। तो तुम्हें उस आंसर को दो तीन बार चार बार लिखने की जरूरत है। तो वो तुम्हारे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है और कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, स्पीड भी आ रही है, चीजें माइंड में इम्प्रिंट हो रही हैं। तो एक बार आप अपने खुद के 6 दिन के क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज करना बैठ के, और देखना उसमें और क्या बेटर कर सकते हो। और एक कॉपी जो मैं आपको रेफरेंस कॉपी भेजूंगा, वो उसको देख लेना, ठीक है। और इस डे 1 2 3 4 5 6 डेज में की भी जो कॉपीज हैं, एक दो और बच्चों की, इसकी भी भेज सकता हूँ। तो वो आप एक बार एनालाइज करना। और जो नेक्स्ट टेस्ट फुल लेंथ दे रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड आस्था की कॉपी शायद भेजूंगा, या तो मैं या किसी और एक स्टूडेंट की, उसको देखना, पढ़ना, फिर जाके अटेम्प्ट करना, टाइम बाउंड मैनर में करना। क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट क्या है बेटा, 70% तो क्वेश्चन तुम देख रहे हो 2 साल से 1 साल से रिपीट ही होते हैं। बात सरप्राइज एलिमेंट की नहीं है, और सरप्राइज एलिमेंट जो आता भी है तो बच्चे उसे छोड़ ही देते हैं चॉइस में। बात परफेक्ट आंसर लिखने की है, बेस्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की है, टाइम बाउंड मैनर में, और वो वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे हैं। तो एक तो ये वो सबके लिए ये बात, तो आप इसका ध्यान रखना। और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये है, ठीक है बेटा। दूसरा कौन है? विभूति। विभूति आपके सारे टेस्ट चेक हो गए हैं? सारे नहीं हुए ना शायद? सिर्फ दो, सेकंड बचा।
एक ही टेस्ट बचा हुआ है, टेस्ट डे 2। यस सर। अच्छा, बाकी टेस्ट में क्या रिमार्क थे बेटा? नीतीश का तो क्योंकि मुझे याद है मैंने क्या लिखा था। सर मेनली प्रिसाइज होने के लिए बोला था। एक और चीज भी देखी थी मैंने जो मेरे को याद आ रही है। भाई कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो तुम्हारी पता नहीं मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तुम्हारी आंसर ना, तुम्हारी लाइनें ऐसे जा रही हैं, टेढ़ी टेढ़ी जा रही है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। सर इतना तो नहीं है। इतना नहीं है तो कितना है? देखे खोल के, एक मिनट। चेक्ड कॉपी 4 5 6 डे की भेज दी थी। मेरे को ऐसा तुम्हारी कॉपी में ध्यान आ रहा था शायद, या तो वो मैंने लिखा होगा पहले ही। डे 3 देखते हैं चलो। हाँ थोड़ा थोड़ा ही है, जैसे ये दिखाई दे रहा है मुझे, ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ज्यादा तो नहीं है। लेकिन हाँ कोशिश करो बेटा ये सीधा दिखाई दे, है ना? इसका फर्क पड़ता है, मतलब देखने में फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन। तो थोड़ा सा सीधा लिखने की कोशिश ही करो। अभी बोलूंगा मैं आपको तो अभी आप ट्राई करोगी, वरना करोगे ही नहीं तो फिर सीधा ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो तो लिखते वक्त। और दूसरा, एक चीज को मेक श्योर करो, जैसे जैसे खैर ये 10 लिखा तो है, जैसे छोटी कंक्लूजन है बड़ी लास्ट में, माइंड मैप टाइप बना दिया है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी वर्टिकल एएस। तो कोशिश ऐसी करना कि जब कंक्लूजन करो तो माइंड मैप ना हो, कंक्लूजन मतलब वर्ड्स में ही हो। माइंड मैप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में, यहाँ पे आप माइंड मैप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंक्लूजन एक स्मूथ राइटिंग ही होनी चाहिए। इस तरीके से कंक्लूजन नहीं होनी चाहिए कि कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊं, थोड़ा सा राइम में लिखो ना, मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ लिख दीजिए आप। तो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन में इंट्रो और कंक्लूजन। बाकी तो ये इसमें लिखा हुआ है द आंसर इज टू नॉट टू द पॉइंट, इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी। सर इसमें एक्सपेक्टेशंस मैंने हाँ, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की थी। एक्सपेक्टेशंस वर्ड पे फोकस रखना है। हाँ इस चीज को बेटा आप ध्यान रखो, जैसे कि जो कीवर्ड होते हैं ना, जब क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना उसको, उस क्वेश्चन को ना आपने एक काम करना है, अंडरलाइन करना है। पढ़ना ना अंडरलाइन करके है, जैसे शो दैट डिफरेंस इन अंडरलाइन एक्सपेक्टेशन, भैया लीड्स टू डिफरेंसेस इन कीनीजियन एंड क्लासिकल एग्रीगेट्स। भाई 3 4 वर्ड दिख रहे हैं मुझे, अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशन, कीनीजियन, क्लासिकल और एग्रीगेट्स। तो फिर आपका जो आंसर है ना, वो बेटा टू द पॉइंट ना यहीं पे होना चाहिए, इसी बात कह रहा हूँ। अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशन, कीनीजियन, क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई, इसी से, इससे बाहर जानी नहीं चाहिए बात। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगे कीवर्ड्स, कि कीवर्ड क्या है, अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या डिफरेंस है उनके दोनों के एग्रीगेट सप्लाई कर्व में। उस पर ही तुमको सारी बात करनी है, एम्फसाइज करना है। 15 नंबर है तो 3 पेज भरने हैं, तुम्हारे माइंड में ये आइडिया आना चाहिए। 3 पेजेस भरने हैं और इस वर्ड और इन बातों पर मुझे भरने हैं। माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लो कि हाँ भाई कैसे मैं डिवाइड करूंगी, कि 1.5 1.5 पेज दे सकती हूँ, एक एक पेज इनके एक्सप्लेनेशन पे, आधा आधा पेज इनके डायग्राम को दे दूंगी। वो 3 पेज में मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। हमेशा 15 नंबर का है, 3 पेज का आपको स्पेस दिया जाएगा तो 3 पेज आपने यूज करने ही करने हैं, 2 पेज में खत्म करना ही नहीं है।
3 पेज में खत्म करना है, क्योंकि अगर 2 पेज में कर रहे हो तो जरूर आप कहीं इलेबोरेशन कम कर रहे हो या डायग्राम में कटौती कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारी एजम्पशंस हैं, मतलब इसका कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं। मतलब हमें एक ही चीज पे फोकस रहना था। ये अजम्पशन भी आपको देनी थी तो 1-2 वर्ड में देनी थी। हमने बहुत सारा वर्ड, टाइम, स्पेस, इन चीजों में यूज करा। आपको एजम्पशन बतानी भी थी तो 1-2 इम्पोर्टेंट इसी बात से रिलेटेड बतानी थी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से एक्सपेक्टेशन कैसी रहती हैं, अडेप्टिव होती हैं, नॉन अडेप्टिव होती हैं प्राइसेस में। परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे अडेप्टिव हो जाएगी। क्लासिकल एज्यूम करते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो वो उन्हें एग्जैक्ट सही प्राइस पता है तो वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज ज्यादा जरूरी है। इसी से रिलेटेड वर्ड आप यूज करो। प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट परफेक्ट है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है। ये बातें जैसे लॉन्ग रन सिस्टम है, इस सब को लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वो तो मानते ही नहीं थे लॉन्ग रन। वो तो कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है। सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, ये सब भी मतलब हम इग्नोर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये assumption नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है अपनी स्मार्टनेस से कि कितना स्पेस किस बात को देना है, कितना टाइम किस चीज को देना है। आप जब ये एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हो तो आप अपने वर्ड्स वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्पेस वेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। और हाँ, बस एक तो यही चीज है। और दूसरा यही बात बतानी थी बेटा मुझे, जो मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ कॉपीज भेजूंगा, उनको रीड करो और अपने इन्हीं क्वेश्चंस को कंपेयर करो कि औरों ने कैसे बेटर लिखा है। हर स्टूडेंट को भेजूंगा जिसकी को मुझे लगेगा इसको इस कॉपी की जरूरत है, उसको उस कॉपी की जरूरत है। तो और ये फुल लेंथ लिखने से पहले वो एक स्टूडेंट की कॉपी जो मैं भेज रहा हूँ उसे रीड कर लो अच्छे से, समझ लो, और फिर उसके बाद फुल लेंथ आप ट्राई करो। ठीक है बेटा। और कुछ था, कुछ मेन चीज ये वाली चीजें, इन पे काम करो, ये जो भी आपके रिमार्क लिखे हुए हैं। और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगा कि जैसे विभूति स्पेस देती हैं, पर स्पेशली मेरे को लिखने के लिए, रिमार्क लिखने के लिए स्पेस दे रहे हैं। भाई आप स्पेस दोगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से लिख पाऊंगा। कई बच्चे बिल्कुल स्पेस ही नहीं देते। तो हर आंसर के बाद अगर तुम स्पेस दे दोगे तो वो बेटर है। ठीक है। जब भी ये वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे भी क्लियर आर्गुमेंट, तो इसका मतलब आंसर ना टू द पॉइंट कम लग रहा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बार बार। कोशिश करो कि जब भी आप कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूजन में कुछ क्वेश्चन का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कंक्लूजन में। क्योंकि आप कंक्लूड कर रहे हो अपनी बात को, तो उस बात कंक्लूजन के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए जो ऊपर क्वेश्चन में स्टेटेड थे। उसी की टोन में आपको नीचे आंसर लिखना है, तो वो उसी चीज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर। तो आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर बनाना है आपको, तो ऊपर वाले लिखे हुए इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करने की कोशिश करा करो। ठीक है। उसके कीवर्ड्स को या उसकी इंट्यूशन को इस तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश करा करो। बाकी ये चीज़ अच्छी है कि आप ये कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो। बॉक्सिंग करने का बेटा बहुत फायदा होता है। पहले मैं इसको नहीं समझता था, मुझे भी इसका इम्पैक्ट लगता है, क्योंकि जब इंसान कॉपी देखने जाता है तो बॉक्सिंग देखते ही ना उसको अलग से चीजें सेपरेटली दिख जाती हैं। अच्छा कि नीचे नेक्स्ट एजम्पशन लिखी हुई है, तो जहां पर भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगे या आप पार्ट्स में लिख रहे हो, तो जैसे क्लासिकल है की लिख रहे हो एक्सट्रीम एजम्पशन, तो हेडिंग डाल दी। तो हेडिंग में क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट बॉक्सिंग का ये है कि एक, या तो तुम पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन में भी वो कम दिखाई देगी।
बॉक्सिंग में अलग से दिखाई दी जाएगी, और बॉक्स बनाना उसी पेन से जब लिख रहे हो तो ज्यादा आसान है, स्पीड से तभी हो जाएगा। तो हाँ, जैसे ये कंक्लूजन मिस हो गई होगी, तो बेटा आप एक चीज को मान के चलो, आपको हर क्वेश्चन में एक छोटा सा इंट्रो, फिर आंसर, और छोटा सा कंक्लूजन। और कंक्लूजन लैंग्वेज में ही लिखो, इंग्लिश में ही लिखो, पैराग्राफ ही लिखो, रादर देन उसका माइंड मैप बनाओ, ठीक है। और उस कंक्लूजन में क्वेश्चन की ऊपर जो लैंग्वेज है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। तो आपने आंसर में इंट्रो और कंक्लूजन तो देना ही है, हर एक आंसर में देना है। 10 मार्कर का केस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 15 और 20 मार्कर में कंक्लूजन और इंट्रो देना ही है। लेकिन 10 मार्कर में कई बार हो सकता है कि आपको कंसेप्ट इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि उसमें 2 पेज है और तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना है, और ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है। तो 10 मार्कर के वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर डाल सकते हो कंक्लूजन और इंट्रो तो जरूर डालो। लेकिन अगर क्वेश्चन ही इस तरीके का है कि कुछ जरूरत लग नहीं रही है, तो वहां पर आप कंक्लूजन अवॉइड कर सकते हो 10 मार्कर में। 15-20 मार्कर में तुम्हें जरूर ऑप्शन स्कोप मिलेगा, क्वेश्चन स्कोप देगा तुम्हें कंक्लूजन ऐड करने का, तो कंक्लूजन हमेशा यूज करो, ठीक है। हाँ, जैसे डायग्राम, डायग्राम बेटा अगर बन सकता है तो जरूर यूज करो इसमें। नहीं, ये डायग्राम तो बनाए हुए हैं, मैं क्यों लिख दिया। हाँ, ये हटा। डायग्राम तो बनाए हुए हैं इसमें। यही डायग्राम बनना था इसमें। ये 3 लाइनें क्यों आ रही हैं? सर ये मैं ट्रांजैक्शन डिमांड एक्सप्लेन कर रही थी। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा कंफ्यूजन सी क्रिएट कर रहा है ना ये वाली। ये नीचे की होंगी शायद, नीचे वाले पेज की है ना। ठीक है ये तो। और क्या कहते हैं, फोर, इसमें कुछ लिखा है ये तो ठीक। स्ट्रेंथ वीकनेस, हाँ ये वीकनेस वाला पॉइंट स्टेंट में डाल दिया होगा। ये क्या है बेटा? सर कंक्लूजन में बस कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड करने थे। ये वर्ड नहीं समझ आया मुझे। सर ये सिमिलरली अच्छा, ऐसे लिखते हैं। ये पूरा लिखो ना बेटा, ऐसे कैसे समझ आएगा? आपको प्रैक्टिस तो यहीं से करनी होगी घर पे ही, क्योंकि वहां पे फिर ऐसे ही लिख दोगे। ओके। ये करेक्ट करने की कोशिश करना। ये सारे जो रिमार्क लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? हाँ जी सर, मैंने देख लिए थे, समझ आ गए। तो ठीक है बेटा, फिर एक काम करना, जो जल्दबाजी में टेस्ट मत देना, 1-2 दिन रुक के दो, कुछ कॉपीज भेजता हूँ उसको पढ़ो, और वहां से आइडिया लो। सॉरी, कितने प्रिसाइज लोग डायग्राम बना रहे हैं, कितने क्लैरिटी से डायग्राम बनाने। जैसे देखो ये डायग्राम है, मतलब कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता, लेकिन औरों को पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि लिखा सही है, समझ में आ रहा है मेरे।
लेकिन किसी ने ये डायग्राम बहुत सीधा बनाया और बहुत क्लियर, अच्छा दिख रहा होगा। तो तुम थोड़ी सी ये कोशिश कर सकती हो कि कॉपी ना ब्यूटीफुल सी दिखे थोड़ी। ये चीज मैटर करती है, मतलब थोड़ा बहुत मैंने नोटिस करा है। ऐसी कॉपी को देख के चेक करने का मन करता है, टाइम स्पेंड करने का मन करता है उस कॉपी में। तो वही चीज फिर आपको मार्क्स दे देती हैं एग्जामिनर, ज्यादा बारीकी से पढ़ने लग जाते हैं, उसको दिखाई दे रहा होता है। कुल मिला के तुम्हें प्रेजेंटेशन से दिखानी है कि अच्छी गार्निशिंग हो रखी है और खुला खुला लिख रखा है, बॉक्सिंग हो रखी है चीजों की, कि एग्जामिनर को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज हो। तो वे उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जामिनर एक कॉपी को ना 5-10 मिनट देगा। तो उस बंदे को ज्यादा मार्क्स चले जाएंगे जो उस 5-10 मिनट में एग्जामिनर को इरिटेट करे बगैर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को पढ़वाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़वाने में सक्सेसफुल हो जाएगा जितना साफ सुथरी और स्ट्रक्चर्ड सिमेट्री उसे दिख रही होगी। डायग्राम्स में सिमेट्री दिखनी चाहिए, पैराग्राफ्स में सिमेट्री दिख रही हो। तो इस चीज को भी थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि जो बारीक बारीक चीजें हैं वो करेक्ट ना अभी हो सकती हैं, बाद में नहीं। तो इसको डायग्राम को थोड़ा स्ट्रक्चर और सिमेट्रिक बनाया करो थोड़ा सा। ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब थोड़ा ही है, लेकिन इस पे भी ध्यान देना आप। और फिर कंक्लूजन, जैसे यहाँ पे 20 मार्कर है जैसे मैंने आपको बताया। 20 मार्कर में बेटा बिना कंक्लूजन, जैसे लिखा तो है तुमने 10, AD becomes downward sloping, rigid money wages will lead to less than full employment equilibrium even with, बट ये कंक्लूजन थोड़ी सी और क्वेश्चन के हिसाब से बनाओ। क्या है दिखाना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रिपरेशन इज नेसेसरी। तो इस कंक्लूजन में becomes downward sloping, rigid money visibility to even with, नहीं ठीक है ये बिना बात लिख दिया क्या मैंने? जल्दी जल्दी में चेक किया होगा जरूर। ठीक है ये, लेकिन बेटा ये और थोड़ा सा बेटर बनाओ इसको, कंक्लूजन को ना थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव कर सकती हो, मतलब AD becomes, क्या वो लिख सकते हैं यहाँ, 10 AD becomes downward sloping and rigid money wages less than, एक मिनट, ये क्या पीगू का रियल बैलेंस दिखाया है ना? हाँ जी सर, ये मैंने पिगू के रिस्पेक्ट में ही कंक्लूड किया है, इसका कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन नहीं लिखा है। अच्छा हाँ, तो ये यही करो बेटा, मैं यही सोच रहा था इसमें कुछ तो होगा मिसिंग। तो इस कंक्लूजन थोड़ा सा ना ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव करो कि ऊपर वाली बात ना रिफ्लेक्ट हो जो वो कह रहे हैं। और ये पीगू रियल कैश बैलेंस लिखना बेटा, ये इसमें सारा खेल तो उसी का है, इसी का तो सारा खेल है, ये वर्ड नहीं मिस कर सकते आप। ये सारी बात तो इसी के ऊपर हो रही है, रियल के ऊपर। रियल कैश बैलेंस लिखना और कंक्लूजन को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ। मतलब बेसिकली ये है कि ऊपर क्वेश्चन वाली बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कि एग्जामिनर को क्या होना चाहिए ना, कि पूरा क्वेश्चन उसने पढ़ा, सारी आर्गुमेंट पढ़ी, अब एंड में कंक्लूजन रीड कर रहा है, और कंक्लूजन रीड करते करते उसे महसूस हुआ एग्जैक्टली वो बात इस बच्चे ने प्रूव कर दी है, और वही बात ये कंक्लूड कर रहा है जो ऊपर पूछी गई है। तो उसको वो अश्योर कर देगी कंक्लूजन। कंक्लूजन उसे अश्योर करेगी कि आंसर टू द पॉइंट रहा है, क्योंकि बाय द टाइम वो आपके सारे आंसर को पढ़ेगा ना, तो ह्यूमन ब्रेन जल्दी जल्दी चीजें भूलता भी जाता है। बाय द टाइम वो ऊपर सारी आर्गुमेंट को पढ़ेगा, तो उसको अश्योरेंस मिलेगी कंक्लूजन से। कंक्लूजन बढ़िया होनी चाहिए, मतलब कंक्लूजन पे काम करो। कंक्लूजन कोई बहुत वैसा नहीं है, एकदम इररिलेवेंट चीज है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कंक्लूजन में चलते चलते एकदम टीचर से एक एक्स्ट्रा मार्क्स खींच सकते हो उसकी एग्जैक्ट टू द पॉइंट और आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज बना के। तो कंक्लूजन पर फोकस करना नेक्स्ट आंसर्स में, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, ठीक है,
इसमें मतलब कंक्लूजन छोटी बहुत, थोड़ी बहुत ऐसे ही टाइम पास कंक्लूजन चल जाएगी। और 10 मार्कर हो तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो तो को कंक्लूजन की खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो यही है बस। और कौन है बेटा? पारुल। हेलो पारुल। और एक मिनट, और बेटा कुछ पूछना है आपने विभूति? नो सर। तो टू 2 डेज का टाइम लो। कुछ कॉपीज आज रात को सेंड करूंगा, और अपनी खुद की कॉपी को देखो एक बार, और उस माइंडसेट के साथ फिर फुल लेंथ लिखना। 2 डेज का टाइम लो आप। 2 डेज में मैं जो कॉपी सेंड कर रहा हूँ उन कॉपीज को पढ़ो। क्योंकि भाई अपने से बेटर वर्क को देखेंगे तो ही तो दिखाई देगा ना कि हाँ इसमें यार ऐसे इसने कर रखा है तो मैं भी ये आइडिया लगा के ये इम्प्रूव कर लूँ। जल्दबाजी में थोड़ी ना लिखने हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखेंगे फिर वो। अभी टाइम दे के क्वालिटी इंप्रूव करके लिखो आंसर की। तो 2 डेज में आप ना माइक्रो की और मैक्रो के जो लिखे हुए आंसर्स की कॉपीज हैं वो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उनको स्टडी करो। उनके A4 शीट लेके बैठो, उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकालो, और उनको फिर इंक्लूड करने की कोशिश करना अपने स्टाइल के साथ। ठीक है बेटा? यस। और कौन है बेटा? पारुल। हाँ, आपके में क्या रिमार्क्स थे बेटा? आपकी कुछ कॉपीज चेक नहीं हुई है, एक तो फुल लेंथ नहीं हुआ है, और डेली की भी एक दो कॉपीज चेक नहीं है शायद है। सर डे 2 और डे 4 है। Day 2 और Day 4 है, अच्छा। तो बाकियों में क्या है? Day 2 Day 4 आपको भी मिल जाएगी रात को, रात तक। बाकियों में यस क्या है? सर। ये चीज तो बेटा, मतलब ये जो चीज मैंने आपको बता, ये इनको बताई, ये चीज आपने भी करनी है, ये कंक्लूजन वाली बात। ठीक है। और अब आपने जब लिख लिया है तो अपना एक A4 शीट बनाना, और तुम्हारा फुल लेंथ चेक कर देता हूँ मैं। उसमें भी कुछ रिमार्क्स आएंगे, और उसके साथ में तुम्हें कुछ कॉपीज भेज रहा हूँ। उन कॉपीज को बैठ के पढ़ना, डायरेक्टली भागो मत अगले टॉपिक पे। मतलब हमें लेट भी नहीं करना, दिसंबर तक तुम्हें करनी ही है, सारे लिखने ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्या कहते हैं इम्प्रूव ना करो, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का मेन मकसद क्या है? इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी जब ये भी देख लोगे कि आपसे बेटर किसी ने लिख रखा है कि नहीं। तो आप सब लोग ये काम कर सकते हो, कुछ कॉपी जो मैं शेयर करूं, आप अपनी A4 शीट बनाओ एक, माइक्रो मैक्रो की, और उसमें ये देखो कि तुम्हारे आंसर्स में क्या कमियां थी, और जो तुम आपके पास 2-3 कॉपीज में और बच्चों की भेजूंगा उनको रीड करो। आराम से करो, 2 दिन कोई ज्यादा समय नहीं है। 2 दिन दो उसे, 2 दिन रीड करके, और उसमें अपने इनपुट्स लिख लो भाई। ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। हाँ, ये किसी ने बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है, उसका आइडिया कॉपी कर लो जिसने बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है। ठीक है। और किसी ने कंक्लूजन में कुछ पंच मारा है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखी हुई है, वो उठा लो। ठीक है। क्योंकि बेटा कंपटीशन ही करना है तो और ऑप्शनल वालों से कर लेंगे ना। तुम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। कॉम्पिट मतलब अगर तुम्हें यही लग रहा है कि हमारा कंपटीशन ना हो जाए, एकदम सीक्रेटली पढ़े, तो दूसरे वालों की सीटें छीनो ना। अपनी एक दूसरे की सीट क्यों काट रहे हो? दूसरे ज्योग्राफी PSIR वालों की सीट छीनते हैं। आपस में हेल्प करो। आपस में एक दूसरे के से इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा शेयर होगी, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में क्लैरिटी बढ़ेगी, और आंसर राइटिंग स्किल भी आप लोगों की बढ़ेगी। तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ कॉपीज। तो उसमें ये नहीं है कि आपकी कॉपी में किसी को शेयर कर रहा हूँ तो कोई तुम्हारा एडवांटेज लूज हो रहा है। अरे भाई, और वो ऑप्शनल वाले हैं, उनको हराना है वो। तो आपस में तो एक दूसरे से शेयर करोगे तो आइडिया शेयर करोगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो इसलिए ये काम करना है आपने। अपने सारे आंसर्स को एक बार टाइम देके शांति से पढ़ना है, और कुछ जो मॉडल्स को, जो दूसरे मतलब जो मुझे लग रहा है अच्छे आंसर लिखे हुए कॉपीज है उनको पढ़ना है, समय देना है उसको, उनसे आइडिया उठाना है, अपनी A4 शीट में वो ऐड करना है।
फिर जब ये चीज आपके पास बन जाए, फिर मुझसे टेस्ट मांगो, और फिर आप उस टेस्ट को लिखने जाओ। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ, अब और बताओ, आप क्या 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 इनपुट थे आपके रिमार्क्स? हेलो पारुल। हाँ यस सर। हाँ, क्या क्या रिमार्क्स थे आपके, बताओ। सर मतलब थोड़ा कीप राइटिंग था, एक रिमार्क था, और थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नहीं, और कोई एक क्वेश्चन। मेजर क्वेश्चंस में गड़बड़ करी थी क्या? हाँ यस सर, वो एएस वाले में मेरे एक्सपेक्टेशन, मैंने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज नहीं करा था, तो वो उसमें वो मेरा सिग्निफिकेंटली वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट गलत ही हो गया था। उसमें कम अच्छा। नंबर मिले थे बहुत। अच्छा। हाँ और? यस सर। और सर, और तो इतना मतलब ऐसे मेजर रिमार्क तो नहीं था। अच्छा। मुझे एक दो क्वेश्चंस में डाउट था, जो मतलब मुझे बिल्कुल, मैंने बहुत वेगली लिखे थे, अभी वो चेक नहीं हुआ है, उसमें मुझे समझ ना था। एक तो रेंट और क्वाजी रेंट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था। अच्छा, काजी रेंट और काजी रेंट मैंने एक्चुअली तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था लास्ट ईयर ना। इस यस बार सर। तो इस बार पढ़ा रखा है वो। तो उसका एक मॉडल आंसर भेज देता हूँ मैं। और अगर यस वो सर। आंसर से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो है वो, नए कोर्स में जाओ, जो 50,000 लिखा हुआ वाला कोर्स है इस साल का, और उसमें वो वीडियो तुम्हें मिलेगी। उस वीडियो को मैं अनलॉक कर दूंगा। ठीक है? अ, वरना ओके सर। वरना तुम मॉडल आंसर से पढ़ लेना। मॉडल आंसर से वो समझ में आ जाना चाहिए। रेंट और काजी रेंट यही है कि जो चीज फिक्स्ड है, बढ़ाई नहीं जा सकती, उस पे आप रेंट अर्न कर सकते हो। काजी रेंट का मतलब है टेम्पररी रेंट। मींस एक मशीन है शॉर्ट रन में, तो वो बढ़ाई नहीं जा सकती, तो उस पे आप काजी रेंट अर्न करते हो। फिर वो रेंट एलिमिनेट हो जाता है जब उसकी सप्लाई और बढ़ाई जा सकती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, और ये जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, इन सब चीज़ों की इन इलास्टिक होती हैं सप्लाई, तो वो इलास्टिसिटी से भी रिलेटेड है। तो आप को मैं वो एक मॉडल आंसर भेज देता हूँ। उसको आप देख लेना। और क्वेश्चन? और क्या था? और कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, दूसरा ये, क्या तुमने बेटा कभी पायलट पेन से ट्राई किया है लिखना? तुम ये बॉल पेन से लिखती हो ना? यस सर। उससे लिखा नहीं जाता? सर इससे मेरी स्पीड थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। स्पीड उससे जल्दी स्पीड होती है? थोड़ी, हाँ उससे ना अच्छा। राइटिंग अच्छी है, तो थोड़ा स्पीड नहीं हो पाता मेरा। अच्छा। ओके। ये पेंसिल से बना रखे हैं, है ना? यस सर, वो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम गड़बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा इरेज करके फिर सही हो जाता अच्छा, लेकिन बेटा पेंसिल से बनाओगे तो टाइम जाएगा। तो पेंसिल से एडवाइजेबल है आप वो वाला ही डायग्राम बनाना जो थोड़ा सा तुम्हें चैलेंजिंग और मुश्किल लगता है। छोटे है। डायग्राम को, ओके। सिंपल डायग्राम को पेन से ही बनाओ। ओके सर। जो लग रहा है ना कि हाँ भाई, इसमें अब देखो, इसमें पेंसिल से बनाने की क्या जरूरत है, ये सीधा डायग्राम, बना दो यस इसे। सर। यस। हम्म। वो वाले डायग्राम में मैं समझ सकता हूँ कि पेंसिल की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो सकता है पेंसिल की जरूरत हो। जहाँ पर सिंपल डायग्राम हो जैसे ये, तो चलो पेन से ही बनाया हुआ है। ओके, इस ये आंसर यानी आपने सही लिखा है इस कॉपी में। तो और कुछ पूछना है बेटा? हेलो? सर एक आप? चीज ही हाँ। पूछनी थी मुझे। हाँ। हाँ। सर एक मतलब ना, एक जैसे एनआरयू और नायरू का थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। जैसे नायरू में नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट है, हम्म। थोड़ा सा एक बार आप क्लियर कर देते, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें, दोनों में डिफरेंस में, बेटा मेन उनकी डिफरेंसेस की अगर हम बात मेन करें। मेन डिफरेंस बेटा उनकी माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन में है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन अलग अलग है, नायरो और एनआरयू में। अच्छा, एनआरयू जो है फ्रीडमैन का है कंसेप्ट। और इस एनआरयू में ये एज्यूम्ड है कि इकोनॉमी में ना परफेक्ट कंपटीशन है। नायरू जो है बेसिकली किनीजियंस का है, नियो किनीजियंस बोल लो उन्हें। ठीक है? लेटर किनीजियंस, नियो किनीजियंस का है।
ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन होती है, नियो कीनीशियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने भी ऑगमेंटेड फिलिप्स का एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो भी ये मानने लग गए थे। अब देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नियो कीनीशियंस भी ये मानते थे कि एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है यूएन, जहां पर अगर आप हो तो इन्फ्लेशन एक्सेलरेट नहीं होगी। अब यहां पर आप हो और आप यहां पर स्टेबल रहना चाहते हो, तो अगर आपको ये चीज एक्सेप्टेबल है, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट, और इस वक्त फिलहाल इन्फ्लेशन 10% है, तो इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहेगी। ये जो कॉन्स्टेंसी है ना इन्फ्लेशन की, इसको वो ये कह रहे हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर सस्टेनेबली रहना चाहते हो जो कि लोअर है, देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर बार हर साल पुराने 10% इन्फ्लेशन अडेप्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट इन्फ्लेशन जनरेट करनी होगी साइकिल 20%, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30%। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये यू डैश अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसमें इन्फ्लेशन जो है कांस्टेंट नहीं हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो ये वर्ड तो यहां से आ रहा है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रीडमैन क्या कहता है कि इसके भी, अगर इसे हम एनआरयू बोले तो फ्रीडमैन कहता है यहाँ पे भी इन्फ्लेशन, मतलब दोनों ही सिमिलर हैं, एनआरयू और नायरू, इन्फ्लेशन बढ़ना बंद हो जाती है एनआरयू पे। अगर ये एनआरयू हम इसे कंसिडर करें तो एनआरयू भी सेम आउटकम आपको देता है कि अगर आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहेगी। यू डो नॉट नीड टू हैव अ कांस्टेंट चेंज इन इन्फ्लेशन टू मेंटेन दैट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब हो जाएगी, देर इज नो नीड ऑफ हैविंग पॉजिटिव चेंज इन इन्फ्लेशन। लास्ट ईयर की इस साल की इन्फ्लेशन सेम हो जाएगी और आपको इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस मेनली इस चीज पे लाई करता है कि वही एनआरयू जहां पर इन्फ्लेशन चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, वो नायरू है कि नियो कीनीशियंस का, जहां पर इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। और वो इस बात को नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के एक्रोनिम से सिग्निफाई करते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि एनआरयू के अंदर परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्ड है, नायरू के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्ड है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां पर होता है उस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है, उस इकोनॉमी में डेड वेट लॉस होता है, और उस इकोनॉमी में हम ये कहेंगे कि उस इकोनॉमी की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जहां पर इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहेगी, वो हायर होगी देन द एनआरयू जहां पर इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहेगी, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। ये नेचुरल सी बात, क्योंकि जब भी आपकी इकोनॉमी में इम्परफेक्ट मार्केट होती हैं तो डिमांड कर मोनोपोली वाला होता है, और आपको पता ही है MR=MC, ये क्वांटिटी ये प्राइस होता है, और ये सारी चीज तो डेड वेट लॉस होती है। अगर परफेक्ट कंपटीशन रहा होता, प्राइस=MC रही होती, तो आपका आउटपुट क्वांटिटी टू हायर आउटपुट रहा होता, हायर जीडीपी रही होती, और उसके कोरस्पॉन्डिंग लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रही होती। तो नायरू और एनआरयू कंसेप्ट फिलिप्स कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेम है, बट उनकी माइक्रो फाउंडेशन अलग है। दोनों में ही जब वो रीच होते हैं तो इन्फ्लेशन चेंज होना बंद हो जाती है और वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा, लेकिन उनके अंडरलाइन इकोनॉमी अलग है। नायरू में इम्परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्ड है, तो वो उसकी जो एक और चीज, इसको तुम हिस्टेरिसिस से भी रिलेट कर सकते हो। देखो एनआरयू क्या सिग्निफाई करता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ही है, ये 10%, हमेशा मीडियम रन में यहीं पे आएंगे। लेकिन नियो कीनीशियन ने ये नहीं कहा कि कोई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो ये कह रहे हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पर इन्फ्लेशन एक्सलरेट करना बंद कर देगी वो नायरू। इसीलिए ये लोग तो ग्रेजुअल मोनेटरिस्ट का हिस्टेरिसिस बताते हैं। जहां पर आपने वो डायग्राम देखा होगा, अगर हम यहाँ से डिसरप्शन हुई है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो आप यहीं पर वापस आ जाओगे, क्योंकि इसी पे इन्फ्लेशन कांस्टेंट हुई, वरना वो बढ़ती रही। लेकिन नायरू वाले ये नहीं कहते कि कोई पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिस पर जो है इन्फ्लेशन कांस्टेंट होती है। वो ये कहते हैं देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेयर इन्फ्लेशन बिकम्स कांस्टेंट, एंड इन हिस्टेरिसिस कंसेप्ट वी से दैट अगर एक बार वेरिएबल डिसरप्ट हो गया तो फिर आप एक हायर अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो कि पहले ये थी अब ये बी पॉइंट पर भी इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो सकती है। तो वो इस चीज को सिग्निफाई नहीं करते कि कोई नेचुरल 10% हार्ड एंड फास्ट रूल है उसी पे जाके इन्फ्लेशन कांस्टेंट होंगी। इसलिए उन्होंने अपना एक्रोनिम नायरू रखा, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां पर इन्फ्लेशन बढ़नी बंद हो जाए और फिर वो इक्विलिब्रियम बन जाता है, वो स्टेबल है। हावेवर वो तो हिस्टेरिसिस में बिलीव करते हैं, और उनका हिस्टेरिसिस क्या है? प्योर किनीजियन, एक्लेक्टिक किनीजियन वर्ड लिखा हुआ है। एक्लेक्टिक वही होता है मॉडिफाइड जो मॉडर्न बेटर थ्योरीज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो उनका हिस्टेरिसिस, चाहे उसे इक्लेक्टिक किनीजियन हिस्टेरिसिस बोल दो या प्योर हिस्टेरिसिस बोल दो, जो परमानेंटली आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज कर देता है इन द, इफ वी कंपेयर इट विद द फ्रीडमैन। फ्रीडमैन के लिए यही है, ये परमानेंट है, यहाँ पर ग्रेजुअली हम पहुंच ही जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक स्पाइरल बन सकता है, और उस स्पाइरल में टाइम लगेगा, उस स्पाइरल में टाइम लगेगा। ये स्पाइरल देखा होगा डायग्राम तुमने मंडी कार्लिन में, जब ये स्पाइरल बनेगा तो वहां पर रीच होने में टाइम लगेगा। जब वो टाइम लगेगा तो वो क्या है बेटा? ग्रेजुअल मोनेटिस्ट। और उनका प्योर हिस्टेरिसिस नहीं है, बिकॉज दे बिलीव दैट सूनर और लेटर दे विल अगेन रीच टू द सेम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कहानी है इनकी। ठीक है। हेलो। यस सर, यस। यही है इसमें, और कोई खास बात नहीं है। समझ में आया? मतलब वैसे यस सर। देखा जाए तो है खास बात, लेकिन समझने वाइज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन हो गई होगी तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। यस सर। और कुछ बेटा? और आपको तो फिर अब ट्रेड के और ग्रोथ के लिखने हैं। ठीक है। सर। तो एक दो दिन कॉपीज चेक, मैं तुम्हारी कॉपीज कल या परसों दे दूंगा। आई थिंक कल दे दूंगा मैं तुम्हारी, मोस्ट प्रोबेबली फुल लेंथ वाली। डे 2 वाली तो आज ही मिल जाएगी, फुल लेंथ वाली में टाइम लगेगा। तो उस कॉपीज को एक बार टाइम स्पेंड करना, और बाकी कॉपीज को पढ़ना, और एक A4 शीट बनाना, और फिर मुझसे ट्रेड की मांगना। ठीक है? ठीक है बेटा। हेलो। यस सर। पेपर में अलाउड नहीं है पेंसिल सर वैसे भी? अच्छा, पेंसिल अलाउड नहीं है, ये भाई मुझे नहीं पता था। नीतीश ने बेटा मेंस लिखा था, तो नीतीश इज सेइंग दैट पेपर में अलाउड नहीं है पेंसिल सर। तो बेटा पेंसिल से तो काम ही नहीं चलेगा, यानी आप लोग अब पेन से ही बनाओ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन नीतीश, क्योंकि ये बातें मुझे तो नहीं पता है, बाकी स्टूडेंट्स को बता दिया करेंगे। ओके। हेलो। वैसे ये तो काफी बड़ा फैक्ट है, मैंने तो सोचा नहीं था कि पेंसिल भी नहीं लेने देते हैं यूज। कैलकुलेटर अलाउड है न्यूमेरिकल के लिए, वो वाला सिंपल वाला। हेलो। हाँ क्या? हाँ सर, कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए बस वो। क्या क्या नहीं होना चाहिए? साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। लेकिन पेंसिल अलाउड नहीं है। हाँ, उसमें स्ट्रिक्ट लिखा है कि जो भी लिखा है वो पेन से लिखा होना चाहिए, बॉल पेन, जेल पेन जैसा भी है। अच्छा। तो ओके। मतलब वो है ना, पेंसिल से कुछ चेंज किया उसका ना बाद में, तो उस हिसाब से शायद। अच्छा। ओके, थैंक यू बेटा। और कुछ पूछना है नीतीश? फिर फुल लेंथ कब लिखोगे?
सर आप कोई भेज दो आज, फिर कल परसों लिख दूंगा। कल ही लिखोगे? नहीं, परसों लिख दूंगा परसों। कॉपी भेजूं, चेक पढ़ना चाहोगे किसी की या सीधा हाँ हाँ, लिखोगे? भेज देना सर, भेज देना। पहले एक बार कॉपी देख लो किसी की, थोड़ा सा आइडिया ले लो, मतलब जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो, है ना? हाँ सर। बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो एंड देन आप उसको ट्राई। ठीक है। ओके देन। ठीक है बेटा, तो पेन से ही बनाना आप, पारुल। ठीक है बेटा। यस सर। ओके देन फिर भेजता हूँ मैं कॉपी चेक करके। और अ, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? हेलो। यस सर। ठीक है बेटा फिर। ओके देन। थैंक यू सर। ओके बेटा।